अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने पूछा, वहीद ने तुम्हें क्या बताया था? उसने मुझसे कहा था कि मैं अपने खामिद पर नज़र रखा करूं। मरियम ने बताया। वहीद का ख्याल था कि नवाज़ और पीनो के बीच कोई चक्कर चल रहा था। उसी ने मुझे बताया कि पीनो अक्सर नवाज़ से मिलने डेरे पर भी जाती रहती है। मरियम नहायत ही अहम इंकशाफात कर रही थी। मैंने गहरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा, तो क्या फिर तुमने नवाज़ पर निगाह रखना शुरू कर दी थी? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। क्यों? सच्ची बात तो यह थानेदार साहब कि मुझे वहीद के कहे का यकीन ही नहीं आया था, उसने बताया। दरअसल पीनो के लक्षण ही ऐसे थे कि उसके साथ किसी भी मर्द का नाम जोड़कर बड़ी आसानी से उसे बदनाम किया जा सकता था, लेकिन उसका लहजा यक बयक कड़वा हो गया। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, आज वाले शर्मनाक वाक़ये ने वहीद की बात को 16 आने सच करके दिखा दिया है। मेरे एतमाद का जनाजा निकल गया है थानेदार साहब। अब मैं जीकर क्या करूँगी? जीना और मरना इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है मरियम, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। जब तक मालिक ने ज़िंदगी लिखी है तो मौत नहीं आ सकती, और जब कुदरत की तरफ से वापसी का वक्त आ जाता है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि इंसान को अपने खालिक के पास ही जाना पड़ता है। उसने मेरे इज़हार पर कोई तबसरा नहीं किया, बस दुखी नज़र से मुझे देखती चली गई। मैंने मज़ीद कहा, तुम्हें कम से कम वहीद के बयान की तस्दीक तो करना चाहिए थी। मैं इस हवाले से नवाज से कुछ नहीं पूछ सकती थी, उसने बेतुका सा जवाब दिया। तो मैं चौंक उठा और मैंने सवाल किया, क्यों? नवाज से बात करने में तुम्हें क्या दुश्वारी थी? तुम दोनों मियाँ बीवी थे, एक छत के नीचे रहते थे। जहाँ तुम में दर्जनों दूसरी बातें होती थी, वहाँ एक ही बात क्यों नहीं? वो जुज़्बुज़ होते हुए बोली। उसने नवाज से मैं इसलिए इस मौजू पर बात नहीं करती थी कि वहीद ने मुझे कसम दे रखी थी। कैसी कसम? मैंने इस्तफसार किया। वहीद ने वाज़े अल्फाज में मुझे कहा था कि इस सिलसिले में उसका नाम कहीं नहीं आना चाहिए। वो वजाहत करते हुए बोली, वहीद और नवाज की दोस्ती भी थी, वो नहीं चाहता था कि इनकी दोस्ती में कोई खटाई पड़े, इसीलिए इसने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। मरियम की बेवकूफ़ी नुमा सादगी पर मैं एक अफसोसनाक सांस लेकर रह गया। इसके साथ ही मुझे उसकी फर्माबरदारी, वफादारी और नवाज की खयानत पर दुख भी महसूस हुआ। दरअसल मरियम और नवाज की जोड़ी में ज़मीनी हक़ाइक़ के बायस इतनी ज़्यादा दूरी थी कि मरियम शौहर परस्ती में हद से आगे बढ़ चुकी थी। उसे ये खदशा होगा कि कहीं उसकी ज़रा सी बात पर नवाज उससे रूठ भी सकता है और हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से भी रुखसत हो सकता है। लिहाजा वो इसकी नाराज़गी के डर से ज़बान बंद रखने पर मजबूर थी। इंसानों को इंसानों से निमटने के लिए आंखें खुली रखते हुए अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। हर शे एतदाल के दायरे ही में अच्छी लगती है। हद से ज़्यादा शौहर परस्ती हो या बीवी पर अंधा एतमाद हो, यह हमेशा नुकसानदेह ही साबित होता है। मुमकिन है आपको मेरी बात से इत्तेफाक न हो, आप इख्तिलाफ का हक़ रखते हैं, लेकिन मेरा तजुर्बा यह है कि अंधा एतमाद और एतकाद सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात पर ही ज़ेब देता है। इंसान तो फिर इंसान है, ये किसी वक्त भी धोखा दे सकता है। मैंने इस घर के अंदर तारी सन्नाटे की रोशनी में मरियम से पूछ लिया, तुम लोगों के बच्चे नहीं हैं? नहीं जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, अभी तक हम बे औलाद हैं। तुम लोगों की शादी को कितना अरसा हुआ था? लगभग 5 साल। तुम्हें किसी पर शक हो तो मुझे बताओ। कैसा शक? वो उलझनज़दा लहजे में बोली। मतलब ये कि मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे ख्याल में नवाज और पीनो को किसने कत्ल किया होगा? थानेदार जी, वो अपने दोनों कानों को हाथ लगाते हुए बोली, मुझे मरकर अपनी कब्र में जाना है। मैं खामखा किसी का नाम लेकर अपनी मिट्टी गंदी नहीं करना चाहती। तुम तो अपनी तबाही और नवाज की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीनो को समझती हो। मैंने एक दूसरे जाविये से सवाल किया, लेकिन पीनो तो अब इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि नवाज को पीनो ने कत्ल नहीं किया, बल्कि इन दोनों का कातिल कोई और है, और मैं इसी कातिल तक पहुंचना चाहता हूं। इन दोनों का कातिल चाहे कोई भी हो, वो ज़िद्दी लहजे में बोली।
لیکن میں تو صرف اتنی بات جانتی ہوں کہ نواز کو پینوں کی وجہ سے موت آئی ہے، لہٰذا وہی چڑیل میرے خاوند کی قاتل ہے۔ مریم کے ذہن کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے مزید جرح کرتا، لہٰذا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، مریم، میں تمہارے شوہر کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس دوران میں اگر تمہیں قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ نواز اپنے کردار کے حوالے سے جیسا بھی تھا، لیکن مریم جیسی عورت کے لیے وہ کسی عظیم خزانے سے کم اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ نواز کی المناک موت نے اس کا سب کچھ چھین کر اسے تہی دست کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، پھر پوچھا، نواز کی لاش مجھے کب تک مل جائے گی؟ اسپتال سے جیسے ہی مقتولین کی لاشیں تھانے پہنچیں گی میں تمہیں خبر کر دوں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، پھر تم میرے پاس آ جانا، میں ضروری کاغذی کارروائی کے بعد نواز کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، تاہم منہ سے کچھ نہیں بولی۔ میں مریم کے گھر سے نکلا اور ٹانگے میں بیٹھ کر حنیف کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر شوکت کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ حنیف ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ مریم سے پوچھ تاچھ کے درمیان مجھے ایک بات پر حیرت بھی ہوئی تھی کہ اس اللہ کی بندی نے اپنے شوہر کے قتل کے حوالے سے ایک بار بھی حنیف کا نام نہیں لیا تھا، حالانکہ بادی النظر میں قاتل کی حیثیت سے پینوں کے شوہر حنیف ہی کی طرف دھیان جاتا تھا۔ مریم کا یہ انداز میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا۔ میں نے شوکت سے پوچھا، حنیف عموماً کتنے بجے تک گھر آ جایا کرتا تھا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ رات ہو جائے۔ اس نے بتایا، وہ دن کی روشنی ہی میں واپس آ جاتا تھا۔ خلاف معمول حنیف کی غیر حاضری نما روپوشی اس کی ذات کے حوالے سے ان گنت شکوک و شبہات کو جنم دے رہی تھی۔ میں نے شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں واپس تھانے جا رہا ہوں اور تمہارے ذمے ایک اہم کام لگا کر جا رہا ہوں۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، جیسے ہی تمہارا ساڑو حنیف واپس آئے تو مجھے فوراً اطلاع دو گے؟ ٹھیک ہے جناب، وہ فرمانبرداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ فکر نہ کریں تھانے دار صاحب، اس نالائق کو واپس تو آنے دیں، میں خود اسے کان سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تو میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا؟ مجھے یقین ہے کہ دوہرے قتل کی اس واردات میں حنیف کا کوئی ہاتھ نہیں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ یہ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ حنیف بہت ہی بزدل انسان ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے آج تک ایک مچھر نہیں مارا، وہ دو انسانوں کو موت کے گھاٹ کیسے اتارے گا؟ اور وہ بھی دو جیتے جاگتے انسانوں کو گولیوں سے بھون ڈالنا! پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ پستول وغیرہ کہاں سے لایا ہوگا۔ اس نوعیت کی باتیں شوکت اور اس کی بیوی سلمیٰ پہلے بھی کر چکے تھے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وقت بہت جلد اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ کون قصوروار ہے اور کون بے گناہ۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں ٹانگے میں بیٹھ کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر جیسے ہی سونے کے لیے لیٹا تو میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کانسٹیبل نصیر کی شکل نظر آئی۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، ملک صاحب، حنیف آ گیا ہے۔ کیا وہ اکیلا ہی آیا ہے؟ اس کا ساڑو شوکت علی بھی ساتھ ہے جناب، کانسٹیبل نے بتایا۔ وہ لوگ چارے سے لدی ہوئی بیل گاڑی پر سوار ہو کر تھانے پہنچے ہیں۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، انہیں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں عوامی لباس میں اپنے کمرے میں پہنچا تو حنیف اور شوکت کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ میں نے باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر شوکت سے پوچھا، کیا تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میرا اشارہ حنیف کی جانب تھا۔ باتیں تو بہت ہوئی ہیں تھانے دار صاحب، اس نے بتایا، لیکن یہ تو قسمیں کھا رہا ہے کہ پینوں اور نواز کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے تیز نظر سے حنیف کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکے گی، مجھے تمہارے ساتھ کوئی غیر شریفانہ انداز ہی اختیار کرنا پڑے گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے آواز لگائی، بہادر علی، ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ بہادر علی میرے تھانے کے ایک سخت گیر حوالدار کا نام تھا۔ وہ اپنے مزاج میں ایسا تھا کہ اس کی کارروائی کے نتیجے میں
पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाया करते थे। मेरे लहजे की संगीनी को भांपते हुए हनीफ मिन्नत रेज लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैंने कुछ नहीं किया, सब पता चल जाएगा। मैंने कहा, अभी तुम्हारी जबान टेप रिकॉर्डर की तरह चलने लगेगी। जनाब, एक तो मेरी बीवी कत्ल हुई है, ऊपर से आप मुझे ही परेशान कर रहे हैं। वो खौफ से लरसती हुई आवाज में बोला, ये कैसा कानून है? सारे कानून कायदे अभी तुम्हें पढ़ा दिए जाएंगे। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सनसनाती हुई आवाज में कहा, तुम आसानी से छूटने वाले नहीं हो। वो खौफ से थर-थर कांपने लगा। जब बहादुर अली मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने शौकत को वहां से रुखसत कर दिया। मैंने कहा कि तुम उधर बाहर जाकर बरामदे में बैठो, अगर तुम्हारी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं तुम्हें अंदर बुला लूँगा। उसने फ़ौरन मेरे हुक्म की तामील की। मैंने हनीफ की जानिब मुतवज्जा होते हुए जारहाना अंदाज में कहा, हाँ भाई तीसमार खान, तुमने क्या फ़ैसला किया है? तुम शराफत का मुजाहरा करते हुए खुद ही सच बता दोगे या हकीकत को तुम्हारे अंदर से बरामद करने के लिए मुझे कोई ख़ास मेहनत करना पड़ेगी? जनाब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, वो फरियादी लहजे में बोला। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मगर मुझे तो तुम पर ही शक है। मैंने कहा, वो दोपहर में तुम्हें खाना देने गई थी और फिर घर नहीं पहुंची। खाना लेकर आई थी और बिल्कुल सही सलामत वापस गई थी, उसने बताया। मुझे क्या पता था कि वो बोलते बोलते रुका और नदामत से गर्दन झुका ली। गर्दन का ये झुकाव जिल्लत और रुसवाई के उस बोझ का नतीजा था जो उसकी बीवी परवीन उर्फ पीनो ने उस पर डाल दिया था। इन लम्हात में हनीफ मुझे एक मजबूर और बेबस शख्स नजर आया, लेकिन मैं अपने फराइज से मजबूर था, लिहाजा मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखा। क्या तुम्हें पीनो और नवाज के मामलात की खबर थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करूंगा, मैंने संजीदगी से कहा, वरना तुम मुझसे किसी रियायत की तवक्को न रखना। जनाब, मैंने आपसे एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं कहा। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता? मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, आज दोपहर में पीनो खाना लेकर कितने बजे तुम्हारे पास पहुंची थी? इस वक्त दोपहर का 1 बजने वाला था, उसने जवाब दिया। वो कितनी देर तक तुम्हारे पास रुकी थी? कोई 20-25 मिनट। इसका मतलब है कि वो 1:15 और 1:30 के दरमियान किसी वक्त तुम्हारे पास से रुखसत हुई होगी। मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। उसने इस्बात में सर हिलाया। इस वक्त दोपहर का 1:30 ही बजा होगा। क्या तुमने आज पीनो के रवैये में कोई ख़ास बात नोट की थी? नहीं जनाब, मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। पीनो के जाने के बाद तुम खेतों में क्या करते रहे थे? मैंने पूछा। मैं अपने और शौकत के जानवरों के लिए चारा काटता रहा था। तुम उमूमन सूरज गुरूब होने से पहले घर वापस आ जाते हो, मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। आज कहाँ गायब हो गए थे? मैं निज़ामाबाद चला गया था, उसने बताया। निज़ामाबाद में आरिफ से मुझे कुछ रकम लेना थी। रात ही मैंने पीनो को ये बात बता दी थी कि आज रात को मैं देर से घर आऊँगा। पीनो तो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही जो तुम्हारे बयान की तस्दीक कर सके। मैंने टटोलने वाली नज़र से इसे देखा, लेकिन मैं तुम्हारी बात की सदाकत जांचने के लिए निज़ामाबाद जा सकता हूँ। ज़रूर थानेदार साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। आरिफ जब मेरे बयान की तस्दीक करेगा तो आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। मेरी तजुर्बाकार निगाह ने बताया कि हनीफ दरोगोई से काम नहीं ले रहा था। उसकी बातों से झूठ की बू नहीं आती थी। ये सूरत हाल देखते हुए मैंने हवलदार बहादुर अली को कमरे से रुखसत कर दिया ताकि हनीफ आज़ादी और बेखौफी से बात कर सके। बहादुर अली की मौजूदगी में वो खासा डरा सहमा खड़ा था। बैठ जाओ, मैंने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए तहकमाना अंदाज में कहा। उसने ज़रा सी हिचकिचाहट के बाद मेरे हुक्म की तामील की, फिर हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात के साथ बोला, आप तो बहुत अच्छे हैं थानेदार साहब। मैं अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा हूँ, मैंने सपाट लहजे में कहा। अगर तुमने बंदे ते पुत्र की तरह मेरे सवालों के बिल्कुल सच्चे जवाब दिए तो मैं तुम्हें जिंदा सलामत वापस जाने की इजाज़त दे दूंगा, लेकिन अगर मुझे महसूस हुआ कि तुम मुझे कोई चक्कर देने की कोशिश कर रहे हो तो मैं फिर तुम्हें बहादुर अली के हवाले कर दूंगा। वो तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाकर अपनी आंखों में लगा लेगा। बहादुर अली एक तनुमंद, करख्त सूरत और चाको चौबंद हवलदार था। उसकी कमरे में मौजूदगी ने हनीफ को खासा मुतासिर किया था। वो बड़ी सूरत से नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला,
नहीं थानेदार साहब, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा, सच्चा और खरा जवाब। मैंने तस्दीक तलब नजर से उसकी तरफ देखा। जी जी, वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। सोने रब की कसम, कसम खाने की जरूरत नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर पूछा, बताओ तुम आज जिस काम से निजामाबाद गए थे वो हुआ कि नहीं? नहीं हुआ जी, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आरिफ ने टाल दिया है, 10-15 दिन के बाद दोबारा उतर जाऊंगा। तुम निजामाबाद जाने के लिए अपने खेतों से कितने बजे रवाना हुए थे? मैंने पूछा। लगभग 4 बजे जनाब। हनीफ, मैंने एक मरतबा फिर थोड़ी देर पहले पूछे गए सवाल को दोहरा दिया। क्या तुम्हें पीनो और नवाज के गैर अखलाकी ताल्लुकात का इल्म था? उसने जवाब देने की बजाय चौंक कर मेरे अकब में कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तामुल करते हुए बोला। फिर बताया, नहीं जनाब, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। इसी किस्म का जवाब वो पहले भी दे चुका था। मैंने उसका एतमाद हासिल करने के लिए दोस्ताना अंदाज में कहा, तुम फिक्र ना करो, हमारे दरमियान होने वाली बातें हम दोनों ही के बीच रहेंगी। मैंने उसके अचानक चौंक कर पीछे देखने से अंदाज़ा लगाया कि वो मुझे कोई ख़ास बात बताना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि कोई और सुन न ले। थानेदार जी, वो जुस्पुस होते हुए बोला, मैंने आपसे सच बोलने का वादा किया है। ये सच है कि मुझे पीनो नवाज के ताल्लुकात का इल्म नहीं था। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, पीनो से तुम्हारी शादी कितने अरसे पहले हुई थी? कोई 7-7.5 साल हो गए। फिर तो तुम अपनी बीवी को बहुत अच्छी तरह समझते होगे? मैंने पूछा। ये सवाल मैंने बड़े मायनाखेज अंदाज में किया था। वो उलझ कर रह गया और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, जी। देखो, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने अब तक पीनो के बारे में जो मालूमात हासिल की हैं वो इत्मीनान बख्श नहीं हैं। तुम इस बारे में क्या कहते हो? वो पलक झपकते में मेरी बात की तह में पहुंच गया और शकस खुर्दा लहजे में बोला, आपने कुछ ज़्यादा गलत नहीं सुना। बात ख़त्म करते ही उसने गर्दन झुका ली। 1 मिनट की खामोशी के बाद मैंने अपनायत भरे अंदाज में कहा, हनीफ, इन हालत में तुम्हारा ये फर्ज बनता था कि पीनो को समझाते। तुम उसके खामिन थे। ये सच है कि हर शख्स को आंसू बहाने के लिए एक कंधे की ज़रूरत होती है। मेरे हमदर्दी भरे अंदाज ने उसे दिल का हाल बताने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, फिर टूटे हुए लहजे में बोला, मैं इसे क्या समझाता? पीनो पर तो कभी मेरा बस नहीं चल सका। तुम उसके मजाजी खुदा थे। मैंने लोहा गर्म देखते हुए कारी चोट लगाई। तुम्हें इस पर कानूनन, शरन, इखलाकन हर किस्म का इख्तियार हासिल था। तुम ज़बरदस्ती से भी काम ले सकते थे। काश मैं ऐसा कर सकता, वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला। सारी दुनिया यही समझती है कि मैं पीनो का मजाजी खुदा था। वो रुहासा हो गया। तो क्या ऐसा नहीं था? मैंने नर्म लहजे में बात जारी रखी। मुझे अपना दोस्त समझो और सब सच बता दो। वो फट पड़ा। आज तक पीनो ने तन्हाई में मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। मैं चौंक उठा। हनीफ, क्या मतलब है तुम्हारा? आप सियाने हैं, वो नज़र झुकाते हुए बोला। बहुत आसानी से मेरा मतलब समझ सकते हैं। मैं अच्छी तरह समझ गया कि उसका इशारा किस जानिब है और इस समझ से मेरा दिमाग सनसना उठा था। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, तुम तो एक 4 साला बच्चे के बाप हो। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया जो इस किस्म की ऊट पटांग बात कर रहे हो? मलिक साहब, वो निगाह झुकाते हुए दुखी लहजे में बोला, अगर औलाद किस्मत में लिखी होती तो वो मिल ही जाती, कभी बाप के तुफैल और कभी माँ की कोशिश से। उसने लफ्ज़ कोशिश पर इतना जोर दिया था कि मैं सन्नाटे में आ गया। उसने एक तल्ख हकीकत बयान कर दी थी। इस सिलसिले में अब हनीफ से मज़ीद किसी सवाल की ज़रूरत नहीं रही थी। बात ख़त्म करके वो सिसकने लगा। मैंने इसे दिल का गुबार धोने का मौका दिया। इस नौयत के लम्हात में वो किसी हकीर तिनके से ज़्यादा हल्का हो चुका था। मैंने उसे इसके हाल पर छोड़ दिया। वो हिचकियों और सिसकियों की मदद से मुझे अपनी दास्तान गम सुनाता रहा। वो अफसोस भरी शर्मनाक दास्तान जो पीनो ने अपने जूते की नोक से उसके मुकद्दर के पट्टे पर रकम की थी। जब हनीफ मोतदिल हो गया और उसने अपनी आंखें साफ कर लीं तो मैंने उसके साड़ू शौकत को भी अंदर बुला लिया कमरे में। इस बात का मुझे अंदाज़ा हो गया था कि दोहरे कत्ल की इस संगीन वारदात में
किसी भी तौर पर हनीफ मुलव्विस नहीं था। मैंने शौकत की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, हनीफ को ये रात तो मेरे थाने की हवालात में गुजारना होगी। कल मैं किसी पुलिस एहलकार को निजामाबाद भेजकर इसके बयान की तस्दीक कराऊंगा। अगर इसकी बात दुरुस्त साबित हुई तो मैं इसे घर जाने की इजाज़त दे दूंगा। हनीफ ने बड़े एतमाद के साथ कहा, थानेदार साहब, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। हनीफ की तायद के बाद शौकत के पास किसी हीलो हुज्जत की गुंजाइश नहीं बची थी। वो अपने साड़ू को मेरे पास छोड़कर वापस शहजाद कोर्ट चला गया। जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरा जहन इस केस की गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ था। दो जीते जागते इंसान मौत के मुंह में चले गए थे। अगर ये कत्ल हनीफ ने नहीं किए थे तो फिर पीनो और नवाज का कातिल कौन था? मुझे जल्द से जल्द इस खतरनाक सवाल का जवाब तलाश करना था। मैंने पीनो और नवाज की लाशों का बगौर जायजा लिया था और मेरा जहन इस नतीजे पर पहुंचा था कि इन्हें बेखबरी की हालत में मौत के घाट उतारा गया था। वो जिस हालत में थे उसका तकाजा था कि कमरे के दरवाजे और खिड़की को बंद रखा जाए। अगर कातिल बाहर से आकर इन पर फायरिंग करता तो वो बेखबरी की हालत में मौजूद नहीं रह सकते थे। बाहर से आने वाले को खिड़की या दरवाज़ा खोलना पड़ता और ऐसा होते ही पीनो और नवाज का चौंक जाना लाजमी था। इसका एक ही मतलब था कि कातिल जो कोई भी था वो पहले से इस कमरे में कहीं छुपा बैठा मौके का इंतज़ार कर रहा था। हनीफ की ज़ात इसलिए भी शक के दायरे से बाहर निकल आई थी कि पीनो इसे खाना खिलाने के बाद डेरे की तरफ आई थी। लिहाजा हनीफ का पहले से इस कमरे के अंदर छुपा होना नामुमकिनात में से था। मैं इन्हीं ख्यालात के साथ फुटबॉल खेलते हुए नींद की वादी में पहुंच गया। आइंदा रोज़ थाने आते ही मैंने एक पुलिस एहलकार को हनीफ के बयान की तस्दीक के लिए निजामाबाद रवाना कर दिया। दोपहर के वक्त हवलदार बहादुर अली मेरे कमरे में आया और इंकिशाफ अंगेज लहजे में उसने बताया, मलिक साहब, आला कत्ल बरामद हो गया है। ओह, मैं उछल पड़ा। तुम इस पिस्तौल की बात कर रहे हो जिससे कल पीनो और नवाज को चौधरी मुबारक के डेरे पर कत्ल किया गया था? जी, मैं इसी पिस्तौल की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो पिस्तौल? आला कत्ल की दरियाफ्त का सिरा शौकत के सर बनता है मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बताने लगा। आज सुबह उसने थाने में आकर बताया है कि जब उसने जानवरों को चारा डालने के लिए बैलगाड़ी का रुख किया तो मज़कूरा पिस्तौल उसकी निगाह में आ गया। रात घर पहुंचने के बाद उसने बैलों को खोलकर गाड़ी को अपने घर में सहन की एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया था, लेकिन चारा गाड़ी के ऊपर ही रहा था। आज सुबह जब उसने चारे को गाड़ी से उतारकर एक ढेर लगाया तो उसके अंदर से पिस्तौल निकल आया। बात के इख्तिताम पर बहादुर अली ने कपड़े में लिपटे हुए आला कत्ल इस पिस्तौल को मेरे सामने पेश कर दिया। मैंने बगौर पिस्तौल का मुआयना करने के बाद बहादुर अली से पूछा, क्या ये पिस्तौल इसी तरह कपड़े में लिपटा हुआ था? वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, कपड़े में तो इसे मैंने लपेटा है। शौकत तो इसे ऐसे ही लेकर आ गया था। क्या हनीफ का साड़ू शौकत इस वक्त थाने में मौजूद है? नहीं मलिक साहब, वो रिवाल्वर मुझे देने के बाद वापस गांव चला गया था, हवलदार ने बताकर गया है कि दोपहर के बाद दोबारा इधर आएगा। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, क्या इस पिस्तौल के हवाले से तुमने हनीफ से किसी किस्म की पूछताछ की? नहीं जनाब, मैंने अभी तक इससे कोई सवाल नहीं किया, हवलदार ने जवाब दिया। आज सुबह जब मैंने एक पुलिस एहलकार को हनीफ के बयान की तस्दीक के लिए निजामाबाद रवाना किया था तो इसने फौरन बाद ही एक अहम अमूर की अंजाम दही के लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ गया था। इसी दौरान में शौकत ने वो पिस्टल थाने पहुंचाया था। ठीक है, तुम हनीफ को मेरे पास भेज दो, मैंने हवलदार से कहा, मैं खुद उससे पूछगछ करता हूँ। बहादुर अली मेरे कमरे से रुखसत हो गया। ये जिस ज़माने का जिक्र है, इन दिनों जदीद तरीन तफ्तीशी टेक्नोलॉजी के बगैर सिर्फ हाथ पाँव और दिमाग का इस्तेमाल करके ही पेचीदा केसेस को हल किया जाता था। इस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था और न ही अदालत उंगलियों के निशानात के सबूत को कोई अहमियत देती थी। लेकिन ये पिस्टल चूँकि हनीफ की चारे वाली बैलगाड़ी से बरामद हुआ था, लिहाजा इस मामले पर पूछगछ ज़रूरी थी।